दिख रहा है? विजिबल? ठीक है। लर्न करने के लिए बोला था, किया क्या? पक्का ना? ठीक है। चलो देखो आगे। मैंने आई थिंक तुम लोगों को डॉटर मॉलिक्यूल तक लिखा के दिया था, राइट? तुम लोगों ने लिखा है सब? एक मिनट। हाँ। तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन लिखा है, कुछ एक्सप्लेन करने का बाकी रह गया था। वो हम लोग एक्सप्लेन कर लेते और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, ठीक है? चलेंगे? चलो। कहाँ तक हुआ था हमारा? आरएनए प्राइमर हुआ था, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड के होने का है। मतलब एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था, ये पूछ रही हूँ। एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था? अरे भाई, एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था पूछ रही हूँ। मतलब जो सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, वो एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। ठीक। देखो। हम लोग लेंगे नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तुम लोगों को पहले समझा देती हूँ मैं क्या है। एक बार शॉर्टकट में सब सारी चीजें समझा देती हूँ। आई थिंक मैंने बताया भी था, बट ठीक है चलो। तो बुक के हिसाब से लेना है, तो इसलिए मैं बता। हम्म, देखो। यहाँ पे लिखा है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड में ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज मोल्ड और टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो हर एक जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है वो किसकी तरह काम करता है? टेम्पलेट की तरह या फिर मोल्ड की तरह। अभी ऐसा वो क्यों बोल रहा है कि टेम्पलेट की तरह काम करता है या फिर मोल्ड की तरह काम करता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो यूकैरियोट में सेवरल इनिशिएशन पॉइंट रहते हैं। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक इनिशिएशन पॉइंट रहता है। इनिशिएशन पॉइंट किसको बोला था? जिस पॉइंट से क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन चालू होता है, ठीक है? जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन चालू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशिएशन पॉइंट। तो यूकैरियोटिक डीएनए सेवरल इनिशिएशन पॉइंट क्या यूज करते हैं? यूकैरियोटिक डीएनए को कट करने के लिए हम लोग एंडोन्यूक्लियस, बराबर। जब हम लोग एंडोन्यूक्लियस कट करने के लिए यूज करते हैं, साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम यूज किया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग। जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, अलग हो जाने के बाद ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये मोल्ड की तरह काम करते हैं या टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर तुम लोगों को एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो तुम लोगों को ऑटोमेटिकली दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता चल जाएगा। जैसे एक स्ट्रैंड पे अगर ATCG है, ठीक है? एक स्ट्रैंड है ATCG, अगर उस पे है तो ऑब्वियसली दूसरे पे क्या रहेगा? ए के अपोजिट में क्या आएगा? T आएगा। टी के अपोजिट में क्या आएगा? A। सी के अपोजिट में G। G के अपोजिट में C। ठीक है? तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो क्या हो गए? सेपरेट। ठीक है? इसको फिर से कॉइल नहीं होने देता कौन? SSBP। अभी ये जो दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड है ये मोल्ड की तरह काम करेंगे। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो नए न्यूक्लियोटाइड है वो उसके सामने क्या होंगे? अरेंज। ठीक है? अगर यहाँ पे ATCG सीक्वेंस है और यहाँ पे ATCG का अपोजिट है, सपोज ए का अपोजिट टी आता है, तो तुम लोगों को दिख नहीं रहा शायद ना। एक मिनट, अभी दिखेंगे तुम लोगों को प्रॉपरली।
अब देखें, ठीक है। सो ये जो स्ट्रैंड है, इसमें सपोज ये टी सीक्वेंस है, क्योंकि ए के अपोजिट में क्या आता है, टी। टी के अपोजिट में क्या आएगा, ए। सी के अपोजिट में जी, जी के अपोजिट में सी। तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या थे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के पास ना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटीन कौन सा यूज किया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को पास में आने से रोकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है, सो बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस रहते बराबर। भले ही बॉन्ड हेलिकेज एंजाइम ने ब्रेक कर दिया, बट हेलिकेज एंजाइम ने ब्रेक करने के बाद भी वो कंबाइन आने के चांसेस रहते, ठीक है। तो अभी ये दोनों स्ट्रैंड किसकी तरह काम करेंगे, मोल्ड की तरह, मतलब ढांचे की तरह काम करेंगे या फिर टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। मतलब ये स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग नया स्ट्रैंड बनेगा। सो ये स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग अगर नया स्ट्रैंड बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए के अपोजिट में क्या आता है, टी। टी के अपोजिट में ए, सी के अपोजिट में जी, यहाँ पे सी। अभी यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। टी के अपोजिट में क्या आएगा, यहाँ पे ए, ए के अपोजिट में टी, जी के अपोजिट में सी, सी के अपोजिट में जी। सो ये क्या बनाएगा, अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री, बट ये किसके हिसाब से बनाएगा, जो स्ट्रैंड सेपरेट हुआ है। तो इसीलिए सेपरेटेड स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, मोल्ड या फिर टेम्पलेट, क्योंकि वो नया स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि आइस क्यूब का ट्रे रहता है, तो प्लास्टिक का ट्रे, सिर्फ वहां पे ढांचा है, पानी डालोगे तो उसी की तरह क्या बनेगा, नई चीज बनेगी, बट उसी की शेप की बनेगी, बराबर। सो वैसे ही यहाँ पे रहता है कि पुराना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड अगर प्रेजेंट है, सो वहां पे नया कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनता है, सो अकॉर्डिंग टू पुराने स्टैंड। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, टेम्पलेट और मोल्ड। समझ में आया। और पुराने स्टैंड को टेम्पलेट या मोल्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या बनने वाला है, नया स्टैंड। क्लियर, ठीक है। चलो आगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस तुम लोगों को दिया है कि इट बिगिंस विद द हेल्प ऑफ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड आरएनए प्राइमर। सो ये जो कॉम्प्लीमेंटेशन है या फिर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अरेंज होने का प्रोसीजर है, ये कौन स्टार्ट करता है, आरएनए प्राइमर। जैसे कि मैंने बताया था, सपोज ये 3' एंड है, और ये जहाँ पे एंड हो रहा है वो 5' है, और ये 3' है, और ये जहाँ पे एंड हो रहा है वो 5' है, ठीक है। सो मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो आरएनए प्राइमर है, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने थोड़ा सा इसमें बताया था तुम लोगों को। आरएनए प्राइमर जो है हमेशा कौन से इसके पास जाके अटैच होता है, 3'। सो 3' के पास जाके क्यों अटैच होता है, क्योंकि वहां पे एक्टिव ओएच ग्रुप रहता है। सो ये सपोज आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए क्या हुआ, प्राइमर, ठीक है। सो आरएनए प्राइमर इज अ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल। सो ये आरएनए प्राइमर है, यहाँ पे भी क्या अटैच होगा, आरएनए प्राइमर। सो ये आरएनए प्राइमर और ये आरएनए प्राइमर, दोनों आरएनए प्राइमर क्या करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म से न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी याद करो, हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप पढ़ा था एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में उसने क्या बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या करते हैं, मोनोफॉस्फेट फॉर्म में रहते हैं, फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म, विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एंजाइम फॉस्फोराइलेज, बराबर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो ट्राइफॉस्फेट में न्यूक्लियोटाइड है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म से ही आरएनए क्या करता है, आरएनए प्राइमर अट्रैक्ट करता है। पूरी प्रोसीजर याद रखना, पूरी प्रोसीजर, रेप्लिकेशन पूरा कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस में। मतलब सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल रहता है उसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, साथ में क्या रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि सेल में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में कौन सा, न्यूक्लियोप्लाज्म। सो वो न्यूक्लियोप्लाज्म से न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, अट्रैक्ट, जो हम लोगों ने एक्टिव करके रखे थे। सो जो भी न्यूक्लियोटाइड रहेंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, अरेंज। सो यहाँ पे पूरा एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा, और ये स्ट्रैंड को बनाने में कोई भी रुकावट नहीं आती। तो ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में बनता है, ये स्ट्रैंड क्या बनेगा, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन, ठीक है। बट जब डीएनए सेपरेट होता है, तो डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो लूप बनाता है, मतलब उसको स्ट्रेट नहीं रहते आता ज्यादा देर तक। सो क्या होता है कि उस भी जगह पे आरएनए प्राइमर अटैच होता है, बट कुछ न्यूक्लियोटाइड को अरेंज करने के बाद आरएनए प्राइमर फॉल होता है, फॉल होने के बाद उसको फिर से अटैच करवाते हैं, फिर से वो फॉल होता है, फिर से न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं, मतलब फिर से वो न्यूक्लियोटाइड को अरेंज कराता है, और फिर से फॉल होता है, फिर से वो आता है, फिर से अटैच होता है, फिर से न्यूक्लियोटाइड अरेंज कराता है। मतलब आरएनए प्राइमर अटैच हुआ, न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट किया, फॉल हो गया। आरएनए प्राइमर फिर से अटैच हुआ, न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट किया, फॉल हो गया। आरएनए प्राइमर फिर से अटैच हुआ, न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट किया एंड फॉल हो गया। सो वो कंटिन्यूअसली फॉल होते रहता है। सो इसलिए जो स्ट्रैंड बनता है वो छोटे छोटे हिस्सों में बन रहा है, ठीक है। सो इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस।
ठीक है। सो ये जो स्ट्रैंड है, आरएनए प्राइमर फॉल होने की वजह से ये छोटे छोटे हिस्सों में बन रहा है और ये कंटिन्यूअस मैनर में बन रहा है। सो जो स्ट्रैंड कंटिन्यूअस मैनर में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और जिसके अकॉर्डिंग बन रहा है, पुराने स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग, सो उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीडिंग टेम्पलेट। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग टेम्पलेट, और हम लोग इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे हिस्सों में बन रहा है इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड और लैगिंग टेम्पलेट बोलते हैं। मतलब जो नया बन रहा है उसको स्ट्रैंड बोलना है, जो पुराना है उसको टेम्पलेट बोलना है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही लीडिंग टेम्पलेट इज पुराना वाला, और नया जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो वही सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में है। आरएनए प्राइमर का फंक्शन दिया है, उसको ब्रैकेट में डालो। आरएनए प्राइमर गेट एसोसिएटेड विद द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड and attract complementary nucleotide from the surrounding nucleoplasm. Most IMP for one sentence. Function of RNA primer to attract the nucleotide from the nucleoplasm. किया? ब्रैकेट में डालो 1 मार्क के लिए। प्रज्वल, ये कब तक होगा का मतलब क्या है? ये मतलब आरएनए प्राइमर फॉल होगा और न्यूक्लियोटाइड अरेंज होंगे, ये कब तक होगा? ऐसा? हाँ, जब तक स्ट्रैंड खत्म नहीं होता। एक बार स्ट्रैंड के 5' एंड पे आ गया तो प्रोसीजर एंड हो जाए, बस 5' एंड तक पहुंचने तक। ठीक है, ठीक है। टिक किया क्या सब लोगों ने 1 मार्क के लिए? ठीक आहे. आणि बाकीचेही बोलायचं, भजन करायला नाही बसलो आपण, साक्षी, वैशाली, वैदई, रिप्लाई करना पड़ता है क्योंकि अपन ऑनलाइन लेक्चर में है। मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि मैं अकेली बड़बड़ करूंगी और तुम लोग बस बैठ के प्रवचन सुनोगे, ऐसा नहीं रहता। तुम लोग इंटरैक्ट ही नहीं करोगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा उधर से? नहीं तो फिर कल से वीडियो ऑन रखना सब लोग, तो मेरे को शक्लें दिखेंगे तो मेरे को पता चलेगा तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, सो वीडियो ऑन करने मत लगाओ, ज्यादा नेट जाएगा। आगे। सो वो क्या बोल रहा है कि 3' एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कौन जाके अटैच होता है? आरएनए प्राइमर अटैच होता है। आरएनए प्राइमर अटैच हो जाएगा एंड वो क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मैंने तुम लोगों को अंडरलाइन करने के लिए बोला है, ये किसका फंक्शन है? आरएनए प्राइमर। फिर बोला है दीज न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड बाय फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अरेंज होंगे, तो एडेनाइन है तो यहाँ पे क्या आएगा? थाइमिन। थाइमिन है तो एडेनाइन। साइटोसिन है तो ग्वानिन। ग्वानिन है तो साइटोसिन। और फिर इनके बीच में क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनाइन और थाइमिन है तो डबल हाइड्रोजन। थाइमिन है तो एडेनाइन डबल हाइड्रोजन। साइटोसिन एंड ग्वानिन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अपने पेयर के अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को लाएंगे और साथ में कौन से बॉन्ड्स बनेंगे? अभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना है तो सारे बॉन्ड्स बनना जरूरी है। फिर शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। सारे बॉन्ड हम लोगों ने पढ़े, मैंने तुम लोगों को बताया था। ये जब न्यूक्लियोटाइड बनता है, सो न्यूक्लियोटाइड में फिफ्थ पे क्या रहता है? फॉस्फेट। और फर्स्ट पे क्या रहता है? नाइट्रोजिनस बेस। सो नाइट्रोजिनस बेस इज अटैच बाय द ग्लाइकोसिडिक। ये बॉन्ड के क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड के क्वेश्चन गलत हुए ना तो घर पे आके धोऊंगी मैं तुम लोगों को, ध्यान में रखना। ठीक है, सो फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस अटैच है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है बाय शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच रहता है बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आया समझ में सबको? ठीक, चलो आगे। सो यहाँ पे दिया है, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया है फिर A pair with T, T pair with A, G pair with C, C pair with G. The newly bound nucleotide get interconnected by phosphodiester bond. अभी जो न्यूली फॉर्म न्यूक्लियोटाइड रहेंगे वो चेन बनाएंगे, और अगर चेन बनाएंगे तो साइड से कैसे अटैच होंगे? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा, और एक न्यूक्लियोटाइड अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच हुआ तो वहां पे कौन सा बॉन्ड रहेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, तो ये फिर ये नाइट्रोजिनस बेस, कोई भी एक, मैं अभी नहीं लिख रही कि नाइट्रोजिनस बेस कौन सा। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, अभी ये एक दूसरे से अटैच होंगे, सो ये अटैच होंगे, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर, वन न्यूक्लियोटाइड अटैच विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, एक का फिफ्थ कार्बन दूसरे का थर्ड कार्बन के साथ अटैचमेंट, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पढ़ना आगे। सो देन देखो नेक्स्ट के लास्ट में, द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अभी मेरे को बताओ यहाँ पे किसका सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए बन रहा है कि डीएनए बन रहा है, नया क्या बन रहा है यहाँ पे रेप्लिकेशन में, क्या बन रहा है नया, डीएनए बन रहा है कि आरएनए, क्या बना रहे हैं हम लोग रेप्लिकेशन में, क्या बना रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है कि आरएनए का, जल्दी, किसका रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का, ठीक है गुड। सो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है इसलिए एंजाइम भी वही लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। हमेशा याद रखना अगर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो पॉलीमरेज यानी क्या होता है, पॉलीमराइजेशन यानी मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरा न्यूक्लियोटाइड चौथा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है ना, एक एक करके क्या बन रहा है, चेन बन रहा है, बड़ा चेन बन रहा है, बराबर, तब जाके प्रॉपर डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। सो डीएनए अगर बन रहा है, सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। सो पॉलीमराइजेशन करा रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन करा रहा है, चेन बना रहा है, सो आरएनए पॉलीमरेज रहेगा तो आरएनए बनेगा, कर ला। सो डार्क अंडरलाइन मोस्ट टाइम फॉर एमसीक्यू, डीएनए पॉलीमरेज किया। सो अभी तक कितने एंजाइम आए स्टार्टिंग से रेप्लिकेशन में, कितने एंजाइम आए रेप्लिकेशन में, याद है क्या कि मैं दिलाऊं, देखो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में आया फॉस्फोराइलेज, आया कि नहीं, फिर उसके बाद आया एंडोन्यूक्लियस, फिर आया हेलिकेस, फिर आया रिलैक्सिन एंजाइम, डबल डीएनए हेलिक्स रिलैक्सिन एंजाइम, फिर अभी जो आया वो कौन सा है, पॉलीमरेज, आए कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हो तुम लोगों को पता चाहिए फट 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 सारे, ठीक है। हाँ आगे। सो लास्ट में दिया है द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, तो नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो हमेशा और हमेशा मोस्ट आईएमपी फॉर नीट एमसीक्यू, हमेशा नया स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में जाता है, 5' to 3'। कैसे देखो, अभी मेरे को बताओ जो आरएनए प्राइमर था वो कौन से रीजन पे जाके अटैच हुआ था, 3' एंड के पास, तो मतलब नया स्ट्रैंड बनेगा तो वो क्या बनेगा, 5' to 3', बराबर। सो यहाँ पे भी आरएनए प्राइमर कौन से जगह पे जाके अटैच हुआ था, 3'। सो मतलब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो क्या से कहा बनेगा, 5' to 3', मतलब जो नया स्ट्रैंड बनेगा हमेशा कहाँ से कहा बनेगा, 5' to 3'। डार्क अंडरलाइन मोस्ट आईएमपी फॉर वन सेंटेंस एंड एमसीक्यू, नीट के लिए और सीटी के लिए, ठीक है किया। ठीक, सो अभी नेक्स्ट है जहाँ पे दिया है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, सो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड में यहाँ पे देखो, सो जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, लीडिंग और लैगिंग, लैगिंग स्ट्रैंड इसको बोलते हैं। मैंने तुम लोगों को बोला था कि एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस, और एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखोगे ये डीएनए का सेपरेटेड स्ट्रैंड है, और ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है अगर तुम लोग देखोगे तो इसको हम लोग टेम्पलेट बोल रहे हैं, बराबर। ये 3' to कहा जा रहा है 5', और ये 5' to कहा जा रहा है 3', ठीक है। सो ये दोनों स्ट्रैंड है, और ये दोनों स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग नए स्ट्रैंड बनते, बट मैंने बताया था कि ये स्ट्रैंड जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनता है। सो 5' to 3', 5' to 3', ठीक है। सो यहाँ पे इसको ये कंटिन्यूअस बनता है, सो इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, या फिर तुम लोग इसको बोल सकते हो, और इट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और जो पुराना वाला है उसको बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट, लीडिंग टेम्पलेट। तो इसको लीडिंग स्ट्रैंड और लीडिंग टेम्पलेट हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रैंड का फॉर्मेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस, इसलिए ओल्ड स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट,
एंड न्यू वन इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा है वो छोटे छोटे हिस्सों में बन रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसका फॉर्मेशन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और इसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग टेम्पलेट। तो लैगिंग टेम्पलेट एंड लैगिंग स्ट्रैंड। और इसको हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये बताया था उसका नाम था ओकाजाकी। अभी ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बना है डीएनए स्ट्रैंड, ये बाद में जाके ज्वाइन होता है, और इसको ज्वाइन कराने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज क्या करता है, इसको ज्वाइन कराने का काम करता है। ठीक है, मतलब ये जो फ्रैगमेंट्स है ना, इनको ज्वाइन करा के कंप्लीट चेन बनाता है, क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में बना है, इसको ज्वाइन कराना जरूरी है। तो डीएनए लाइगेज उसको ज्वाइन कराने का काम करता है। ठीक है, सो अभी तुम्हारे बुक में देखो तुम लोग। ठीक है, हाँ देखो तुम्हारे बुक में। जहाँ पे दिया है कौन सा, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, द टेम्पलेट स्ट्रैंड विद द फ्री 3 डैश एंड इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट। ये देखो कौन सा है, फ्री 3 डैश एंड है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीडिंग टेम्पलेट। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, एंड विद द 5 डैश फ्री एंड इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट। अभी देखो 5 डैश फ्री एंड, इसको हम लोग क्या बोले, लैगिंग टेम्पलेट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑलवेज एट द कार्बन 3 एंड ऑफ अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड प्रोसीड टूवर्ड द कार्बन 5। सो जो रेप्लिकेशन का प्रोसीजर है हमेशा कहाँ पे स्टार्ट होता है, 3 डैश, बराबर। थर्ड कार्बन पे स्टार्ट होता है और फिफ्थ कार्बन तक जाता है। और यहाँ पे भी सेम, थर्ड कार्बन से स्टार्ट हुआ फिफ्थ कार्बन तक जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों जगह पे। थर्ड कार्बन पे कैसे स्टार्ट हुआ, मैंने बोला था थर्ड कार्बन पे क्या अटैच होता है, आरएनए प्राइमर। सो यहाँ पे भी थर्ड कार्बन है, यहाँ पे भी क्या अटैच होता है, आरएनए प्राइमर। यहाँ पे थर्ड कार्बन कैसे आई है, इधर। ठीक है, सो ये थर्ड कार्बन है। जो नया स्ट्रैंड बनता है वो 5 डैश कहा जाता है, फिर 3 डैश। ठीक है, नया स्ट्रैंड हमेशा 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में ही बनेगा। यहाँ पे वही दिया है देखो, एज बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द parental DNA are anti-parallel, new strand are always formed in 5 डैश टू 3 डैश। ऊपर में भी वही दिया था, यहाँ पे भी वही दिया है, तो डबल डबल बार बार एक ही सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, वन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड डेवलप कंटिन्यूअसली, एक कंटिन्यूअसली डेवलप होता है और एक डिसकंटिन्यूअसली डेवलप होता है। जो कंटिन्यूअसली डेवलप होता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, जो डिसकंटिन्यूअसली डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो देखो आप लिखा है, टुवर्ड्स रेप्लिकेटिंग फोर्क इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड, another new strand developed discontinuously away from the replicating fork is called as lagging strand. Then है maturation of Okazaki fragment, मतलब ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में बना है उसको ज्वाइन कराना है। तो ज्वाइन कराने के लिए एंजाइम डीएनए लाइगेज, हमेशा याद रखना, एंडोन्यूक्लियस काटने का काम करता है और लाइगेज ज्वाइन कराने का काम करता है। ठीक है, मतलब वो कैची हो गई और ये ग्लू जैसा हो गया, तो डीएनए लाइगेज इज अ ग्लू एंड एंडोन्यूक्लियस कैची। ठीक है, आगे। DNA synthesis on a lagging template takes place in the form of small fragment। देख, लैगिंग स्ट्रैंड पे जो भी रेप्लिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हो रहा है, कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, नेम्ड आफ्टर जापानीज साइंटिस्ट ओकाजाकी। ठीक है, वहां पे दिया है तुम लोगों को, एंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय द डीएनए लाइगेज। डार्क अंडरलाइन मोस्ट एमपी फॉर एमसीक्यू किया, अंडरलाइन करो एमसीक्यू के लिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो वहां पे, आरएनए प्राइमर आर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज एंड रिप्लेस्ड बाय द डीएनए सीक्वेंस with the help of the DNA polymerase 1 in prokaryote and DNA polymerase alpha in eukaryote। तो वो बोल रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से डीएनए पॉलीमरेज नहीं करता है वहां पे, डीएनए काम करते हैं या फिर आरएनए काम करते हैं। ठीक है, मतलब डीएनए लाइगेज को निकालने का काम डीएनए करते हैं और आरएनए प्राइमर को निकालने का काम आरएनए बोलते हैं। बट ठीक है, तुम्हारे बुक में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। ठीक है, आरएनए प्राइमर आर रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर को बाद में काम होने के बाद क्या कर देता, अभी काम हो गया ना उसका, अभी नया चेन बन गया, अभी उसका काम नहीं है। उसका काम क्या था, न्यूक्लियोटाइड को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट कर लिया, चेन बना लिया, अभी उसका काम नहीं है। तो डीएनए पॉलीमरेज उसको क्या करेगा, रिमूव।
और वो जो सीक्वेंस है आरएनए प्राइमर का खाली सीक्वेंस हो गया, क्योंकि आरएनए प्राइमर को हम लोगों ने क्या बोला था, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल। अभी मेरे को बताओ, आरएनए प्राइमर अगर यहाँ से हट गया और आरएनए प्राइमर अगर यहाँ से भी हट गया, तो यहाँ पे सीक्वेंस खाली हो गया ना दोनों जगह पे, बराबर। आरएनए प्राइमर का काम हो गया, आरएनए प्राइमर यहाँ से निकल गया, आरएनए प्राइमर यहाँ से भी निकल गया, तो जगह खाली हो गई, जगह को फिल करना है। तो जगह को फिल करना है तो देखो वहां पे क्या दिया है कि रिप्लेस्ड बाय डीएनए सीक्वेंस, फिर वहां पे डीएनए सीक्वेंस ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 वहां पे एक सीक्वेंस ऐड करता है। प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये काम करता है, सॉरी, पॉलीमरेज 1 इन प्रोकैरियोट काम करता है और पॉलीमरेज अल्फा इन यूकैरियोट। दोनों को अंडरलाइन करना, ये नई चीज है, मतलब अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, अभी तक नहीं पूछी गई है कोई भी एग्जाम में, ये पहली बार दिया है। उसको अंडरलाइन करके रखना बस, मतलब पढ़ते वक्त उस पर ज्यादा ध्यान देना। आया समझ में? मतलब मैंने आज तक किसी भी एग्जाम में ये चीज नहीं देखी, ना सीईटी, ना नीट, ना बोर्ड। बोर्ड के लिए भी नया कंसेप्ट है क्योंकि पहले नहीं था, अभी है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आरएनए प्राइमर रिप्लेस होने के बाद वहां पे डीएनए का नया सीक्वेंस आता है, मतलब यहाँ पे डीएनए का नया सीक्वेंस होता है, आरएनए प्राइमर के जगह पे आता है। सो वो सीक्वेंस लाने का काम प्रोकैरियोट में कौन करता है, पॉलीमरेज 1, और यूकैरियोट में करता है पॉलीमरेज अल्फा। क्लियर? क्लियर सबको? ठीक है, देन लास्ट क्लास देखो। लास्ट क्लास में दिया है फाइनली डीएनए गायरेज, जिसको टोपो आइसोमरेज भी बोलते हैं, एंजाइम फॉर्म्स द डबल हेलिक्स टू फॉर्म द डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। फाइनली डीएनए गायरेज इनको क्या करता है, कॉइल कराता है, और कॉइल करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। अभी तो स्ट्रेट स्ट्रेट है ना, सो इनको कॉइल कराने का काम कौन करता है, डीएनए गायरेज। वैसे डीएनए गायरेज के दो दो काम है। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो गया, सुपर कॉइल्ड, मतलब देखो वो जब अपन मंजा ऐसे फोल्ड करते हैं, गुंजी बनाते हैं ना मंजे की, सो एक पॉइंट ऐसा रहता है कि जहाँ पे मंजा जो है बहुत ज्यादा ऐसे उलझ जाता है, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सो वैसे ही यहाँ पे होता है, जब डीएनए कॉइल होते रहता है ना, तो कॉइल होते होते एक जगह पे बहुत अजीब सा कॉइल हो जाता है, फिर उसको वो कॉइलिंग को रिमूव करना जरूरी रहता है, नहीं तो बाकी कॉइलिंग प्रॉपरली नहीं होगी। तो डीएनए गायरेज क्या करता है, कट करता है और रिसील करता है, मतलब जो गुत्था रहता है उसको कट कर देता है और फिर से उसको ज्वाइन कर लेता है, मतलब वो स्ट्रेट हो जाता है। बट अपन यहाँ पे मंजा में नहीं कर सकते ना, उसको अपने को निकालना ही पड़ता है। कर लो। सो एक बार एंजाइम देख लो क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। सो फॉस्फोराइलेज क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ फॉस्फो। दूसरा एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, डीएनए को कट। हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है। एंडोन्यूक्लियस किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर रहा है। रिलैक्सिन एंजाइम डीएनए के ऊपर का टेंशन रिलीज कर रहा है। देन डीएनए लाइगेज ज्वाइन कराने का काम कर रहा है, और डीएनए गायरेज क्या कर रहा है, ये कॉइलिंग में हेल्प कर रहा है, और साथ में मैंने बताया कट एंड रिसील का काम करता है। किसका काम करता है, कट, मतलब कोई अगर जगह पे सुपर कॉइलिंग हुई है तो उसको कट एंड रिसील करने का काम ये करेंगे। ठीक है, क्लियर? क्योंकि एंजाइम के क्वेश्चन आते हैं इसलिए तो रिपीट किया मैंने, नहीं तो क्यों करती थी repeat? हाँ ठीक है, चलो देखो। सो फिर लास्ट अपना पार्ट है डीएनए रेप्लिकेशन का। फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, एट द एंड ऑफ द रेप्लिकेशन टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। सो रेप्लिकेशन के एंड में दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और डीएनए इन ईच डॉटर मॉलिक्यूल, अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड नए हैं कि एक स्ट्रैंड नया है और एक पुराना है, बताओ दोनों जगह पे, लीडिंग साइड पे और लैगिंग साइड पे। बताओ दोनों नए हैं कि एक नया और एक पुराना है, बताओ दोनों जगह पे कैसा है, एक नया है एक पुराना, कैसा है, कि दोनों नए हैं कि एक नया और एक पुराना है। दोनों साइड पे देखो, इस साइड पे भी देखो, सबको आंसर करना है, इस साइड पे भी देखो और इस साइड पे देखो। क्या हाँ? हाँ आंसर नहीं चाहिए मेरे को ये आंसर चाहिए कि दोनों नए हैं कि एक नया और एक पुराना। तुम लोगों को दो ऑप्शन में से एक चूज करना है।
एक नया है और दूसरा क्या है प्रज्वल? वन न्यू और वन ओल्ड। वेरी गुड साक्षी। चलो साक्षी का दिमाग चल रहा है मतलब। ठीक है। सो एक नया और एक पुराना दोनों साइड में वैसा है। मतलब 50% इज द मदर डीएनए। मदर डीएनए बोलेंगे ना क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही बना है। बराबर। सो 50% इज मदर डीएनए एंड 50% इज न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। सो 50% इज द मदर डीएनए, 50% इज न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। सो उसको हम लोग बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मैंने तुम लोगों को कल ही बताया था एंडिंग में, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं? सेमी यानी हाफ, कंजर्व कर रहा है। सो पुराना वाला 50% कंजर्व कर रहा है ना, यहाँ पे मदर डीएनए पुराना वाला 50%, यहाँ पे मदर डीएनए पुराना वाला 50%, जो नया बना है वो 50-50%। सो मतलब 50% ओल्ड वन एंड 50% न्यू वन। सो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हाँ समझ में सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोल रहे हैं? हाँ वेरी गुड। ठीक है। चलो देखो। सो यहाँ पे लास्ट वाले में दिया है कि इन ईच डॉटर डीएनए वन स्ट्रैंड इज पैरेंटल एंड द अदर वन इज टोटली न्यूली सिंथेसाइज। सो एक स्ट्रैंड क्या है? पैरेंटल है मतलब पुराना है, पेरेंट वाला मतलब मदर वाला है। और दूसरा वाला क्या बन रहा है? नया। 10-50% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मदर डीएनए, मतलब पुराना वाला है मतलब किसने दिया है? मदर डीएनए। सो हेंस इट इज डिस्क्राइब्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ठीक है। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा रेप्लिकेशन पूरा। चल, आई होप तुम लोगों को समझ में आया है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और ये भी मैं बता दूं, अगर मैं नहीं समझा सकती तुम लोगों को तो कोई नहीं दूसरा समझा पाएगा। अगर मेरा नहीं समझा है तो फिर किसी का नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं ही इतना टाइम लगा सकती हूँ इसमें और कोई नहीं लगा सकता। हम्म। क्या ओके समझा कि नहीं समझा वो बता पहले। ओके बोके बाद में करना। सबको क्लियर? लर्न करोगे फिर? हम्म। ठीक है। चलो देखो अभी नेक्स्ट देखो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का वो है एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन। बट मैं तुम लोगों को एक चीज वार्न कर दूं कि स्टेट बोर्ड ने भले ही नई बुक बनाई है बट गड़बड़ बहुत हुई है नई बुक में। मतलब जो डायग्राम है वो बिल्कुल भी डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं जाती। मतलब यहाँ पे एक डायग्राम दी है दूसरे पेज पे, दिखी क्या तुम लोगों को? टेस्ट ट्यूब वाली डायग्राम है, मतलब ऐसे लाइन लाइन वाली डायग्राम है, दिखी? हाँ। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भलता ही है और डायग्राम कुछ भलती ही दी है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है डिस्क्रिप्शन। सो तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम लोगों को डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखना है कि तुम लोगों को जैसे डिस्क्रिप्शन दिया है वैसे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है हम लोग वन बाय वन देखेंगे। बट मैं ये पहले ही बता दूं कि टोटली अपोजिट है। डिस्क्रिप्शन अलग है, डायग्राम अलग है। सो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डायग्राम कुछ और बननी चाहिए बट डायग्राम दी कुछ और है। और जो डायग्राम दी है उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब टोटली अपोजिट है। सो क्या चेंज है मैं बताऊंगी। अभी एक चीज मेरे को बताओ। हम लोग जनरली सेंट्रीफिकेशन तुम लोगों को पता है क्या होता है? फिजिक्स वाले स्टूडेंट हो भाई, पता है कि नहीं पता? मेरी गर्दन। हाँ क्या होता है प्रज्वल, मेरे को बता प्रज्वल। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या हम लोग चीजों को सेपरेट कर सकते हैं? क्या हम लोग चीजों को सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं? बता। तुम्हारे तरफ देख देख के मेरी गर्दन लग जाती है। अच्छा मेरे को बताओ, तुम लोग सारे लोग जगह पे हो कि नहीं हो? जगह पे मीन्स अपने प्रॉपर घरों में।
नहीं हो? अच्छा ठीक। ठीक है ठीक है। हाँ तू बाहर ही रहे, बट पढ़ाई करो जहां पे भी हो, नहीं तो ऐसा नहीं इधर उधर हो तो पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसा मत करना। हम्म। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि सेंट्रिफिकेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ ठीक है, बट मैं घर पे हूँ। तुम लोग भले ही बाहर हो बट मैं घर पे हूँ, क्योंकि मेरे 1 दिसंबर से मैं ऑफलाइन सारे क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने तुम लोगों को पूछा कि फिर हो सकता है कि 1 दिसंबर से हम लोग भी, बट तुम लोग अगर 1 दिसंबर तक अगर सिटी में आ गए तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अच्छा ठीक है ना देन। ठीक है, मैं देखती हूँ कैसे अरेंज होता है, और जैसे अरेंज होता है मैं तुम लोगों को बता दूंगी, ठीक है? चलो देखो। सो हाँ गुड। तो मैं सर से बात करती हूँ उसके लिए। हाँ चलो देखो, अभी एक्सपेरिमेंट देखो क्या है। साइंटिस्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन है। एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन काय के लिए? कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन सच में होता है, ठीक है, ये देखने के लिए एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन किया था। सो अच्छे से देखो, जिसको बोलूंगी उसको टिक करना। वैसे ये पहले स्टेट में नहीं था, ये सीबीएसई का पार्ट था, बट अभी स्टेट में भी दिया है, तो ये 3 मार्क्स के लिए तुम लोगों को एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? सो जब एग्जाम में आएगा तो कहाँ से लिखोगे? वो 1 2 3 4 दिया है ना, 6 पॉइंट पूरे, दिखा? 1 2 3 4 5 6। सो 5 6 में भी हम लोग चीजें रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? सो 5 6 में भी थोड़ा बहुत हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अभी क्या है। कर लो। ओके। चलो देखो। सो यहाँ पे दिया है एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन दिया है, ठीक है? सो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में स्टार्टिंग का तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट साइंटिस्ट का नाम है तो वो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सो इन न्यूली फॉर्म्ड डीएनए मॉलिक्यूल वन स्ट्रैंड इज ओल्ड एंड अदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। ये अभी देखा? ये सेंटेंस क्लियर है तुम लोगों को? स्टार्टिंग का 3 सेंटेंस, कि एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है और एक स्ट्रैंड क्या होता है, नया होता है। सबको क्लियर? क्योंकि अभी हम लोगों ने यही पढ़ के खत्म किया है। अरे क्लियर की नहीं, कि सोपले तुम लोग? हाँ ठीक है। फिर उसके नीचे देखो क्या लिखा है कि इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये अपने को क्लियर है क्योंकि अभी अपने ऊपर में लिया। फिर नीचे दिया है, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट के नाम, मोस्ट आईएमपी, क्योंकि मैच द पेयर में आते हैं, नीट एग्जाम के लिए करो और बोर्ड एग्जाम के लिए करो। मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल, ठीक है? वैसे जनरली मिसेल्सन एंड स्टेहल ही लिखा रहता है, और कुछ नहीं लिखा रहता है। सो मिसेल्सन एंड स्टेहल ध्यान में रखना, ठीक है? साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट करो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम के लिए, और एमसीक्यू एंड मैच द पेयर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नीट एग्जाम, दोनों के लिए साइंटिस्ट का नाम, ठीक है? कि एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ये किसने दिया था? सो मिसेल्सन एंड स्टेहल किया। और जब मैं बोलती हूँ ना कि बोर्ड और नीट सिर्फ बोर्ड, तो वहां पे लिखना भी है कि ये बोर्ड के लिए, ये नीट के लिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा पढ़ते वक्त, ठीक है? क्लियर सबको? ठीक। चलो देखो। सो इसके लिए इन्होंने यूज किया था इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन टेक्निक। सो इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट, इक्विलिब्रियम सेंट्रीफिकेशन टेक्निक यानी क्या होता है? कि एक सॉल्यूशन लिया जाता है, सेंट्रीफिकेशन मशीन रहती है, सेंट्रीफिकेशन जो मशीन रहती है वो कंटिन्यूअस घूमती है, एक आरपीएम पे, रोटेशन पर मिनट पे वो घूमती है। और वो जो सेंट्रीफिकेशन मशीन है ना, उसमें छोटी छोटी बॉटल्स रखी जाती है। अभी जैसे ये मेरे पास इंक की बॉटल है ना, ऐसी छोटी छोटी बॉटल्स उसके साइड में रखी जाती है, और इसमें एक सोल्यूशन होता है। और उस सोल्यूशन के हिसाब से, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया है सीजियम क्लोराइड, ठीक है? सो सपोज कि यहाँ पे पूरे बॉटल में सीजियम क्लोराइड है,
और वो हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट मटेरियल है, और उसमें अगर तुम लोग कोई चीज डालोगे तो अपने डेंसिटी के हिसाब से वो अपनी जगह ऑक्यूपाई करता है उसी सॉल्यूशन में, ठीक है। सो सपोज व्हाइट कलर का सॉल्यूशन है पूरा सीजियम क्लोराइड का, और व्हाइट कलर का सॉल्यूशन यहाँ पे है, और तुम लोगों ने इसमें नाइट्रोजन डाल दिया अलग अलग आइसोटोप वाले। सो अलग अलग आइसोटोप वाले नाइट्रोजन डाल दिए, एक हेवी आइसोटोप है, एक लाइट आइसोटोप है। तो वो सीजियम क्लोराइड में तुम लोगों को हेवी आइसोटोप बॉटम में दिखेगा और नाइट्रोजन का, और जो लाइट वाला रहेगा वो ऊपर दिखेगा, ठीक है। सो ये सीजियम क्लोराइड जो है मशीन, सेंट्रिफिकेशन मशीन में यूज किया जाता है, तो बॉटल में डाल के, मतलब वायल्स रहते वैसे टेस्ट ट्यूब जैसे, उनमें डाला जाता है, ठीक है। तो तुम लोगों को नीचे के डायग्राम में जो दिखा है ना वो, तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। क्योंकि रोटेट करेंगे पर्टिकुलर आरपीएम पे, तो जो भी चीजें हैं वो अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होती है, सेट, बराबर। सो उनका डेंसिटी अगर लाइट है तो थोड़ी ऊपर सेट होंगी, अब उनका डेंसिटी अगर ज्यादा है तो नीचे सेट होंगी। सो डेंसिटी इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन टेक्निक क्या कराता है, चीजों को अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग पुट कराता है। क्लियर। सीजियम क्लोराइड वगैरह भूल जाओ फिलहाल, बट ये टेक्निक किस में काम आती है, अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग चीजों को क्या करती है, अरेंज। डेंसिटी मतलब पता है ना सबको क्या होता है, घनता, या फिर कितना हैवी है। इतना क्लियर हुआ सबको कि कौन सी टेक्निक यूज कर रही है, कैसे काम कर रही है। अभी मशीन तुम लोगों ने देखी नहीं है, अभी मशीन मैंने यूज किया है तो मेरे को पता है वो कैसे दिखती है करके, ठीक है। सो जब हम लोग डीएनए आइसोलेशन करते थे लैब में, सो लैब में डीएनए आइसोलेशन के लिए हम लोगों को एक मशीन रहती थी जिसको सेंट्रिफिकेशन मशीन बोला जाता था, ठीक है। अभी वो जो सेंट्रिफिकेशन मशीन है वो दिखने में, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, एक पॉट की तरह रहती थी ऐसे, ठीक है। उसके ऊपर एक लीड रहता था जो कि प्रॉपरली कस के बंद होता था, और ये उसके कुछ साइड रहते थे, सेंट्रिफिकेशन मशीन में ऐसे साइड्स रहते थे, और इन साइड में छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स आती, ठीक है। तो तुम लोगों को जो भी सॉल्यूशन से डीएनए मटेरियल आइसोलेट करना है, वो सॉल्यूशन वाला बॉटल यहाँ पे रख दो। तो बॉटल यहाँ पे रख देंगे, तुम्हारा सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा। फिर ये कंटिन्यूअस घूमती है बहुत आरपीएम, मतलब पर्टिकुलर आरपीएम पे इसको रोटेशन पर मिनट पे सेट करते हैं। सो रोटेशन पर मिनट पे सेट करने के बाद ये कंटिन्यूअस घूमती है बहुत देर तक, आधा एक घंटा। और आधा एक घंटे घूमने के बाद जो तुम लोगों को सॉल्यूशन सेपरेट करना रहता है वो नीचे रहता है, और जो सुपर नेटेंट रहता है पानी पानी वो ऊपर रहता है। तो मतलब अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो कहाँ जाके बैठ जाता है, नीचे। मतलब ऊपर में क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखता है, और नीचे में सारा क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए जो तुम लोगों को आइसोलेट करना है। सो सेंट्रिफिकेशन मशीन ऐसे काम करता है, यहाँ पे वही मशीन यूज की गई, ठीक है। आया समझ में, मशीन कैसे होता है, क्या होता है, क्लियर हुआ। ओके नहीं, ओके मतलब डाउट है, ओके, ठीक है। सो जैसे कि सबसे गावरानी एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एलम पता है सबको, प्योरिटी बनतो ना त्याला, हाँ या नहीं, हाँ। तो उसको हम लोग पानी में, मिट्टी रहती है, सो पानी में घुमाते हैं, घुमाने के बाद क्या हो जाता है पानी में, अगर मिट्टी वाले पानी में उसको अगर घुमाया तो क्या हो जाता है, क्या होता है साक्षी, नीचे चला जाता है, बराबर। सो गया ना अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग नीचे, बैठा कि नहीं बैठा, पानी के कंपैरिजन में उसका डेंसिटी ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा, बताओ। वेरी गुड, होशियार है तुम लोग, ठीक है। अभी समझ में आया मशीन कैसे काम करती है, अभी आगे देखो। सो मिचेल्सन एंड स्टेहल इन 1958 performed on experiment to prove semi conservative nature of replication. सो मिचेल्सन एंड स्टेहल ने 1958 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या प्रूव करने के लिए, कि डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव। ये उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना था, तो इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। They cultured bacteria E. coli in the medium containing N14 लाइट नाइट्रोजन, मतलब ये नॉर्मल वाला नाइट्रोजन, ठीक है, जो नेचर में अवेलेबल रहता है। सो अभी डायग्राम को देखना नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि डायग्राम एग्जैक्टली अपोजिट है जो डिस्क्रिप्शन है। सो वो क्या बोल रहा है कि N14
जो लाइट नाइट्रोजन है उसके मीडियम में उसने किसको ग्रो किया? ई कोलाई। सो ई कोलाई को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जहां पे क्या है? लाइट नाइट्रोजन N14 है। ठीक है। सो अभी ये ई कोलाई में कौन सा नाइट्रोजन आ जाएगा? अगर N14 मीडियम में उसको ग्रो करेंगे, N14 कंटेनिंग आइसोटोप नाइट्रोजन, लाइट नाइट्रोजन जो है उसमें अगर ई कोलाई को ग्रो करेंगे तो ई कोलाई कौन सा नाइट्रोजन लेंगी? फिर N14। ठीक है। देखो वहां पे दिया है आगे, एंड ऑब्टेन इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड। और फिर उसने इक्विलिब्रियम डेंसिटी बैंड ऑब्टेन किया। कैसे? कि उसने क्या किया, ये सारे इकोलाई को डाल दिया ऐसे ट्यूब में। ठीक है। सो इसने वो बोल रहे इक्विलिब्रियम डेंसिटी बैंड ऑब्टेन किया, बैंड ऑब्टेन की। ठीक है। सो इक्विलिब्रियम डेंसिटी बैंड ऑब्टेन कैसे करेंगे? कि यहाँ पे इकोलाई डाल देंगे जिसमें क्या है? N14। और इसमें मैंने बताया था क्या रहेगा? सीजियम क्लोराइड। ठीक है। सो इसमें क्या रहेगा? सीजियम क्लोराइड। तो इस सीजियम क्लोराइड बॉटल में उसने N14 वाला इकोलाई डाल दिया। ठीक है। डालने के बाद उसको बैंड मिलेगा, और बैंड जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ यहाँ पे, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत कम होता है। सो जो N14 रहता है वो लाइट नाइट्रोजन, वो बॉटम पे जाके नहीं सिचुएट होता, वो ऊपर जाके सिचुएट होता है। ठीक है। सो मतलब सेकंड वाले पॉइंट में उसने क्या दिया है? मतलब वही कि फर्स्ट वाले पॉइंट में बताया कि 1958 में उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, क्योंकि उसको क्या प्रूव करना था? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, ये प्रूव करना था। देन दूसरा है दे कल्चर बैक्टीरिया इकोलाई इन द मीडियम कंटेनिंग N14 लाइट नाइट्रोजन। सो बैक्टीरिया जो इकोलाई है उसको N14 मीडियम में उसने क्या किया? ग्रो किया। ग्रो करने के बाद obtained equilibrium density gradient by using 6 मोलार सीजियम क्लोराइड। ठीक है। सो 6 मोलार सीजियम क्लोराइड इसमें डाल दिया बॉटल में, और डालने के बाद इसमें क्या डाला? ई कोलाई। और इसको ऑब्वियसली क्या किया? सेंट्रीफ्यूज। सो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उसको बैंड मिला। ठीक है। इसको क्या किया? सेंट्रीफ्यूज। तो किसके किसके साथ सेंट्रीफ्यूज किया? एक तो सीजियम क्लोराइड डाला, और दूसरा क्या डाला? N14 बैक्टीरियम। दोनों इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, और उसको क्या किया? सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद बॉटल में बैंड अपीयर हुआ, मतलब लाइन अपीयर हुआ, और वो लाइन थोड़े ऊपर में थी। तो ये किस चीज की लाइन थी? N14, क्योंकि ये लाइट नाइट्रोजन है तो बॉटम पे नहीं सेट हुआ, ऊपर सेट हुआ। दोनों पॉइंट क्लियर हुए? के बताओ पहले मेरे को, दोनों पॉइंट क्लियर सबको? वैशाली, वैदही, साक्षी, ऋतिका? ठीक है, गुड। अभी देखो, सो जैसे कि मैंने बोला था कि डायग्राम के एग्जैक्टली अपोजिट दिया है डिस्क्रिप्शन, तो डायग्राम को फॉलो नहीं करना है। बट अगर डायग्राम को फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है। आगे देन थर्ड वाला पॉइंट देखो, ई कोलाई सेल्स आर देन ट्रांसफर टू 15N या फिर N15 मीडियम, जो कि हेवी आइसोटोप। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये जो बैक्टीरियम था, सो बैक्टीरियम के साथ मतलब ई कोलाई के साथ ऑलरेडी क्या है? N14। ठीक है। इसको हम लोगों ने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर, ट्रांसफर कहाँ पे किया? कि मीडियम पे, जिसमें क्या है? N15। एंड N15 इज हेवी आइसोटोप। N15 क्या है? हेवी आइसोटोप। ठीक है। सो उसने क्या किया? जो बैक्टीरियम N14 वाला था, जिसकी वजह से ये बैंड वगैरह मिला था अपने को, उसको ट्रांसफर किया कौन से मीडियम में? N15। अभी बैक्टीरिया के पास ऑलरेडी क्या है? N14। बराबर। अभी उसको N15 मीडियम पे डालेंगे तो उसके पास क्या रहेगा? N15 भी रहेगा। अभी देखो वहां पे, सो अलो टू रेप्लीकेट फॉर सेवरल जनरेशन। फिर इनके बीच में रेप्लिकेशन होने दिया। फिर रेप्लिकेशन होने के बाद क्या हुआ? कि यहाँ पे हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ। मतलब बैक्टीरिया कैसे प्रोड्यूस हुए? N14 एंड N15 के साथ। ठीक है। तो देखो वहां पे, सो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड वाज ऑब्टेन। फिर ये ट्रांसफर करने के बाद
क्या किया उसने, बैक्टीरिया विथ N14 लिया, उसको ट्रांसफर किया मीडियम N15 में, ठीक है। फिर इसका क्या किया, बैंड ऑब्टेन किया। ऐसे ही डेंसिटी ग्रेडियंट 6 मोलार सीजियम क्लोराइड की बॉटल में उसको डाला, इन दोनों को मतलब कंबाइनली, ठीक है। सो कंबाइनली इसको डाला कहाँ पे, एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद बैंड अपीयर कराया। सो बैंड जब अपीयर कराया तो बैंड कहीं पे बीच में आ रहा था, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर। और ये जो बैंड था वो किसका था, N14 N15। तो मतलब ये क्या था, हाइब्रिड। सो ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, सो ये कहाँ पे आया, कहीं पे बीच में। क्योंकि जब बैक्टीरिया को N14 वाले बैक्टीरिया को जब N15 में डाला, तब रेप्लिकेट होते हुए उसने N15 भी लिया। सो उस बैक्टीरिया में दोनों नाइट्रोजन थे, N14 वाला भी और N15 वाला भी। तो इसीलिए बैंड कहीं पे क्या आया, बीच में, क्योंकि वो क्या बना था, हाइब्रिड। थर्ड पॉइंट क्लियर, ये फिर से रिपीट करूं, क्लियर। साक्षी बाड़ा, समजलं का? हाँ ठीक है, अभी आगे देखो। सो एक हाइब्रिड बैंड मिला फिर उनको। देन द फोर्थ वाला देखो, अभी फोर्थ पॉइंट देखो, ठीक है। द हेवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ 6 मोलार सीजियम क्लोराइड। सो जो हेवी नाइट्रोजन है वो नॉर्मल नाइट्रोजन से अलग दिखता है जब हम लोग उसको सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं। क्योंकि मैंने बोला था जिसका डेंसिटी ज्यादा वो बॉटम पे बैठेगा, और जिसका डेंसिटी कम वो कहाँ पे आएगा, ऊपर में। तो ऑब्वियसली दोनों को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा इजी है। मतलब अगर मैंने क्या किया कि ये दोनों टेस्ट ट्यूब है, तो मैंने N14 अगर लिया, तो N14 का बैंड मेरे को ऊपर के साइड में मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैंने दूसरे सीजियम क्लोराइड वाले बॉटल में N15 लिया, तो मेरे को नीचे मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैंने दोनों लिए, तो दोनों लिए तो मेरे को कहाँ पे मिलेगा, कहीं पे बीच में। तो जब मैं सीजियम क्लोराइड में हेवी या फिर लाइट नाइट्रोजन डालती हूँ, तब मेरे को बैंड फॉर्मेशन से आराम से डिस्टिंग्विश हो जाता है कि कौन सा हेवी और कौन सा लाइट है, ठीक है। देन द डेंसिटी ग्रेडियंट वैल्यू ऑफ 6 मोलार सीजियम क्लोराइड एंड N15 डीएनए इज ऑलमोस्ट सेम। सो सीजियम क्लोराइड और N15 डीएनए का जो डेंसिटी है, मतलब जो सीजियम क्लोराइड जो हम लोग सोल्यूशन डाल रहे हैं और उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन डाल रहे हैं, सो N15 और सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी सेम है। इसलिए वो बोल रहा है कि वो कहाँ पे बैठता है, बॉटम में। सो मतलब ये जो है वो N14 वाला है, ये N15 वाला है, और ये हाइब्रिड है, मतलब दोनों के साथ, ठीक है। सो दोनों के साथ अगर है तो ऊपर वाला अगर तुम लोग देख रहे हो, सो N15 का जो डेंसिटी है वो सीजियम क्लोराइड जैसा ही है। सो सीजियम क्लोराइड जैसा ही होने की वजह से वो बॉटम पे जाके क्या होता है, सेटल, ठीक है। आगे, then therefore at the equilibrium point N15 DNA will form a band. In this both the strand of DNA are labeled with the N15. Then नीचे में दिया है such E. coli cells are then transferred to another medium containing N14, that is the normal nitrogen. After first generation, the density gradient band from N15 N14 N15 was obtained and its position was recorded. तो ई कोलाई सेल को जब तुम लोगों ने फिर से N14 पे डालोगे, सो वो क्या होगा, हाइब्रिड बैंड दिखाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिड बैंड किसके साथ दिखेगा, N15 एंड N14, ठीक है। एंड इफ सपोज अगर ये हाइब्रिड है और तुम लोगों ने अगर इसको N14 पे डाला फिर से, ठीक है। ये डायग्राम बनानी है तुम लोगों को बाद में, हाँ। अभी वो क्या बोल रहा है लास्ट इसमें, कि अगर तुम लोगों ने बैक्टीरिया को, ये हाइब्रिड मिला था अपने को, अभी अगर इसको तुम लोग फिर से N14 में डालते हो, ठीक है। अगर तुम लोग इसको फिर से कहाँ पे डालते हो, N14 में, तो बैक्टीरिया क्या लेगा, N14 भी लेगा। अल्टीमेटली मेरे को बताओ, सपोज ये N14 वाला बैंड है, ठीक है, और हम लोग ने फिर से इसको डाला है N14, और ये जो है वो N15 है बैक्टीरिया में, ठीक है। ग्रीन वाला इज N15, और जो ब्लैक वाला है वो क्या है, N14। अभी ये क्या होंगे रेप्लीकेशन के बाद सेपरेट, तो रेप्लीकेशन होगा, तो रेप्लीकेशन के वक्त ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो मतलब कौन सा सेपरेट होगा,
ये N14 वाला सेपरेट हो गया और ये N15 वाला सेपरेट हो गया। अभी बताओ मेरे को, नेक्स्ट जनरेशन डालेगा, बट नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोगों ने कौन से मीडियम में डाला है उसको? N14 मीडियम में डाला है। अभी मेरे को बताओ, N14 में डाला है तो यहाँ पे N14 आ जाएगा नया वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N14, बराबर। तो मतलब ये बन गया N14 और ये बन जाएगा N15 और N14। ठीक है, सो ऐसे बनने के चांसेस है। फिर और रेप्लिकेशन होगा तो ये और सेपरेट होगा, और सेपरेट होने के बाद अगर जो भी मीडियम में डालोगे वो नाइट्रोजन उसके आसपास क्या होगा? अरेंज होगा। ठीक है, तो देखो सबसे लास्ट में फिफ्थ वाले में देखो, सो आफ्टर फर्स्ट जनरेशन N14 N15 was obtained। देखो N14 N15 आया यहाँ पे, was obtained and its position was recorded। after second generation two density gradient bands were obtained। सो सेकंड जनरेशन के बाद दो डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड आएंगे, क्योंकि एक कंप्लीटली लाइट वाला आएगा और एक क्या आएगा? हाइब्रिड वाला। तो अगर तुम लोग लास्ट में देखोगे, अगर अभी हम लोग डायग्राम फॉलो करें तो डायग्राम थोड़ी सी अलग है, बट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि डायग्राम में क्या दिया है। तो पहले डायग्राम में देखो क्या दिया है, डायग्राम के सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में देखो क्या दिया है। N15 दिया है कि N14 दिया है? N15 दिया है, बराबर। फिर उसके आगे क्या लिखा है कि कितने देर में मल्टीप्लाई होता है? वो 20 मिनट्स में। ठीक है, 20 मिनट्स में मल्टीप्लाई हुआ, और 20 मिनट्स में जब मल्टीप्लाई हुआ तो उसको डाला होगा N14 मीडियम पे, बराबर। सो N14 मीडियम पे डाला तो देखो नेक्स्ट चीज में क्या मिल रहा है तुम लोगों को? कौन सी दो चीजें मिल रही है? अच्छा ये डायग्राम मत बनाना, मैं कल बना दूंगी अच्छे से। दिखा सबको? हाँ। सो अभी एक काम करो, 20 मिनट्स दिख रहे हैं कहाँ पे लिखा है पहले इसमें? हाँ, तो वो 20 मिनट्स के ऊपर लिखो तुम लोग N14 मीडियम। 20 मिनट्स दिया है ना, तो उसके ऊपर में 20 मिनट्स ऐसे दिया है, उसके ऊपर में लिखो N14। मतलब अपने को पता चलेगा ना कौन से मीडियम में डाला। किया? हाँ, तो अभी तुम लोगों को क्या दिख रहा है वहां पे? क्या बैंड अपीयर हुआ है? N14 N15। अभी देखो वैसे ही कंपैरेटिवली तुम लोगों को सीजियम क्लोराइड का बैंड फॉर्मेशन भी दिखा रहा है। अभी अगर N15 वाला देखोगे तो हेवी वाला है, सबसे एंडिंग में बैठा है रेड वाला पहले इसमें, और दूसरे इसमें अगर देखोगे तो हाइब्रिड है तो बीच में आ रहा है। अभी तीसरे इसमें देखो 40 मिनट बाद उसको डाला फिर से N14 मीडियम पे। तो 40 मिनट बाद वाले में भी क्या लिखोगे? 40 मिनट दिया है, वहां पे भी लिखो N14, वहां पे भी लिखो N14। तो अभी क्या दिख रहा है तुम लोगों को? N14 डालने के बाद कुछ हाइब्रिड मिल रहा है और कुछ N14 वाले प्योर मिल रहे हैं। दिखा? सो डिस्क्रिप्शन से अलग है थोड़ी डायग्राम, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। फिर तुम लोगों को दो टाइप के बैंड दिख रहे हैं, फिर नीचे में देखो तुम लोगों को N14 वाला भी दिख रहा है बैंड, और हाइब्रिड वाला भी दिख रहा है। दिख रहा है? ओके, ठीक है। सो ये था तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। सो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कल फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे, और फिर तुम लोग कल उसको लर्न कर सकते हो। आज मत करना, आज रेप्लिकेशन पूरा लर्न कर लो। रेप्लिकेशन तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अभी पूरे लर्न कर लो, ठीक है? मतलब कितने कौन से करना है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट लर्न करना है, देन एवरी मैक्लियोड मैककार्टी कर लेना, हर्शी चेस कर लेना, पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए करना है, देन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मैंने जो पढ़ा है वो करना है, यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन करना है, और रेप्लिकेशन करना है। इतने क्वेश्चन तुम्हारे लर्न हो जाने चाहिए, इंक्लूडिंग जो भी तुम्हारे डब्बे वाले पार्ट है स्टेट बोर्ड के डब्बे में दिया रहता है ना कुछ, सो वो क्वेश्चन के साथ कर ला। करवाना। संडे का टेस्ट का टॉपिक क्या है मैडम? अच्छा तुम लोगों को टाइम टेबल ही नहीं आया क्या? रुक जाओ मैं सर को कॉल करती हूँ। ठीक है ठीक है, ओके मैं कर रही सर को कॉल, ठीक है? चलो बाय बाय। ये कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल मैं डायग्राम भी बना के दूंगी। ओके, बाय।